चलो देखो, थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स नया चैप्टर है, ठीक है ना। थर्मो का लेना देना क्या है? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब है टेम्परेचर से लेना देना, इसका लेना देना किससे है? मोशन से। यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण मोशन, और टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण क्या फ्लो होता है? हीट फ्लो होता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स दरअसल इससे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखे थे। मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी क्या क्या है, टेम्परेचर के साथ मैटर कैसे कैसे बिहेव करता है वो देखे थे। इसमें देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर का हम रियल वर्ल्ड में यूज कैसे करें। टेम्परेचर को कैसे, टेम्परेचर डिफरेंस को, हीट को हम यूज कर सकते हैं। हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन उस एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उतना डिटेल आपको नहीं जानना फिर, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ अगर जिक्र आया है। देखो, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। एक ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होती है। अनऑर्गेनाइज्ड वो होती है जिसको हम, है तो एनर्जी पर उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो चैनलाइज नहीं है। चैनलाइज नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जैसे कि क्या है कि मान लो कि कमरे में पंखा लगा है, तो कमरे में इतनी हवा सफिशियंट है कि पंखे को आराम से घुमा सके। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो हवा डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अगर कमरे की सारी हवा पंखे के विंग्स की तरफ फोकस हो जाए तो आराम से पंखा घूमेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। पर वो एनर्जी का कैसा फॉर्म है? अनऑर्गेनाइज फॉर्म है। उसको अगर ऑर्गेनाइज करके, चैनलाइज करके यूज कर सके तो ऑर्गेनाइज एनर्जी है। और हम जो जरूरत होती है हमको एनर्जी का, ऑर्गेनाइज फॉर्म भी होता है। जैसे कि हीट एनर्जी है। हीट क्या है? तुम्हारा सिंपल पानी गर्म करते हो बर्तन में, तो ऊपर से बर्तन को थाली से ढक दिया तो क्या होता है कि वेपर बनता है। वेपर क्या करता है? थाली को धक्का देता है। तो वेपर थाली को तो धक्का देता है, यानी हीट में ताकत है, ताकत है, एनर्जी है, तभी तो वो धक्का दिया। उसी एनर्जी को यूज करके जेम्स वाट ने क्या किया? इंजन बनाया। वो तो छोटे से बर्तन के उतने से वेपर के कारण है। अगर वो बड़े लेवल पे हो, ज्यादा हो अमाउंट, तो उससे ट्रेन तक खींच रहा है इंजन, जेम्स वाट ने बना दिया। तो जब उसको एज अ इंजन यूज किया, जब उसको, तो उसको एनर्जी को चैनलाइज फॉर्म में किया, एक तरफ फोकस किया। बात समझ में आ रही है? जैसे बर्तन पे थाली ढक के आप बर्तन के अंदर उतने से छोटे एरिया में एनर्जी को कंटेन किए, तो वो एनर्जी उतनी छोटे जगह में इस पे फोकस हुई, बर्तन थाली पे, तो उसको धक्का दे सके। ठीक है, तो बेसिकली हम, ये ब्रांच ही है थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये काम ही वही है कि हीट का वर्क में कन्वर्ट करना। हीट तो है, लेकिन उसको अगर वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सके, हम अपने काम में यूज ना कर सके, तो फिर उस, यानी वर्क क्या है? मतलब किसी पे फोर्स लगाए और कुछ काम हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो भी है यहां थर्मोडायनेमिक्स वर्क होगा। यानी हीट का वर्क में कन्वर्जन, उससे रिलेटेड ही ब्रांच है। ठीक है, या फिर वर्क का हीट में कन्वर्जन। हीट का वर्क में तो समझ लिए कि बर्तन के एग्जांपल से पानी बर्तन पे धक्का दिया, हीट का वर्क में। वर्क का हीट में कन्वर्जन, वर्किंग, रबिंग ऑफ हैंड्स से तुम, हाँ प्रैक्टिकली मतलब वो भी ठीक है, पर जो जिसे डिवाइस बना रहे हो, जो मैकेनिकल सिस्टम में यूज करो, जैसे कि तुम्हारा जितनी चीजें चल रही है, जितने डिवाइस जो कि पावर सप्लाई ले रहे हैं, जैसे कि क्या, हीटर है, ब्लोअर है, इस पे तुमको वर्क करना पड़ा है। कैसे वर्क कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी देके स्विच ऑन करते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो उस पे वर्क हो रहा है। उसके बदले में वो क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। समझ में आ रही है? हीट कम कर रहा है, निकल रहा है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, अपने आप नहीं चलेगा, उसको तुम क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो, पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई चाहिए तो वो हीट निकालता है, जिसकी वजह से वो बक्सा, बॉक्स जो है रेफ्रिजरेटर का, वो ठंडा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे वर्क किस में गया? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो दोनों फॉर्म में कन्वर्जन ही ये ब्रांच है। ठीक है, तो काफी कुछ समझा दिया बेसिक, तो लिख लो थोड़ा सा जल्दी से लिखो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ, दैट डील्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड, that deals with the concept of heat and work, heat and work, and the interconversion of heat, हीट एंड टेम्परेचर कर लो तो उसका तो कन्वर्ट कर लेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस ही हीट है ना, तो हीट एंड टेम्परेचर कर लो। दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट डील करता है, जिसको अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट टू वर्क या वर्क टू हीट। एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ, उसमें लिखो,
एंड द इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे में कन्वर्जन, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, हीट इनटू वर्क, इनटू वर्क, हीट इनटू वर्क और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इनटू वर्क और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ तो हम जितनी चीजें जरूरत की वो बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो ना, खास करके मैकेनिकल और सिविल, तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा एक सब्जेक्ट ही है। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इसी पे इंजन वगैरह चलता है, ऑटोमोबाइल बेस्ड है, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है। कई अच्छे राइटर तभी मिलेंगे, पीके नाग वगैरह इंजीनियरिंग में, तो क्या ठीक है। ये अभी हम बात करते हैं, इसके बेसिक में आते हैं, तो कुछ चीजें बात करते हैं। एक सिस्टम, कुछ टर्म है पहले भी सुने होंगे, सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम हो गया, बड़ा सिस्टम हो गया, क्या करें आज जो सिस्टम बोलते हो। सिस्टम क्या है? सिस्टम सिंपली वो चीज है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसकी भी स्टडी करेंगे उसको सिस्टम बोलेंगे। और उसके अलावा जितना बचा सब क्या है? सराउंडिंग। मान लो इस क्लासरूम की स्टडी कर रहे हैं, तो ये पूरा क्लासरूम क्या है? सिस्टम है। इस क्लासरूम के अंदर रखी हर एक चीज सिस्टम का पार्ट है। तुम लोग, बेंच, कुर्सी, टेबल, फैन, बोर्ड, मार्कर, हम, ये सब किसका पार्ट है? घड़ी, सब सिस्टम का पार्ट है। और इस क्लासरूम के बाहर जितनी दुनिया बची, टिल यूनिवर्स, सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन कर रहा है? इस क्लासरूम का बाउंड्री वॉल, इस क्लासरूम का बाउंड्री वॉल, तो इसको बोलते हैं बाउंड्री। तो उसी तरह से किसी की स्टडी, मान लो इस डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करें, तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है? सिस्टम है। इसके बाहर की दुनिया क्या है? सराउंडिंग है। अगर पूरा स्टेट की स्टडी करें, पूरा झारखंड स्टेट, तो क्या है? पूरा स्टेट सिस्टम है, उसकी बाउंड्री के बाहर की दुनिया सराउंडिंग है। पूरे भारत है तो भारत सिस्टम है, उसके बाहर की दुनिया सराउंडिंग है। तो जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टम है। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन करता है? बाउंड्री। ठीक, देखेंगे बाउंड्री दो तरह के हो सकते हैं। कैसा? रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड कैसे? जैसे क्लासरूम की बाउंड्री रिजिड है, अपने आप बढ़ तो नहीं रहा है, डेली बरगट रहा है, नेग्लिजिबल है। और फ्लेक्सिबल क्या है? जैसे कि बलून है, अगर बलून के स्टडी कर रहे हो तो बलून, उसके अंदर की हवा क्या है? सिस्टम है। अब बलून मान लो फूल रहा है, साइज उसका बढ़ रहा है, बलून साइज बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? बाउंड्री चेंज हो रही है, फ्लेक्सिबल होता जा रहा है, सिस्टम का साइज बढ़ता जा रहा है, या वो छोटा होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? सिस्टम का साइज छोटा होता जा रहा है। बलून का जो शेप है, जो बाउंड्री है, वो चेंज हो जा रही है। तो बाउंड्री रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो जल्दी जल्दी से बात लिख लेते हैं। सिस्टम लिख लो, सिस्टम लिखना। इट इज अ रीजन, इट इज ए रीजन, क्षेत्र, एरिया। इट इज अ रीजन, बोर्ड पे लिखा है REGION, रीजन, अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड, अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड, अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, अगला देखो, सराउंडिंग। सिस्टम देख लिया, अगला लिखो सराउंडिंग। लिखो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो बच रहा है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर कुछ भी है तो क्या है? सराउंडिंग। बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करे। तो लिख लो जल्दी से बाउंड्री। द सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ठीक, तो सिंपल सा मान लो कुछ है, ये इसकी स्टडी कर रहे हैं, जैसा भी है। अब आपको भी ऐसा ही नहीं बनाना कि मैंने बनाया तो इसी तरीके से यहीं पे घुमाना है, यहीं पे कुछ भी रेंडमली बना लिया, वो क्या है? सिस्टम है। और इसके बाहर जितनी दुनिया बची, ये सब जो दिख रहा है, ये क्या है? सराउंडिंग है। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है ये वॉल, ये क्या है? बाउंड्री है।
और सिस्टम और सराउंडिंग मिला के, यानी सिस्टम और सिस्टम के बाहर जो बचा सब सराउंडिंग है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिस्टम और उसके बाहर जितना बचा सब सराउंडिंग है, तो इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। बिल्कुल, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। इतनी बातें क्लियर है? लिख लो। कुछ चीजें इसमें केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, बाकी बहुत कुछ और भी आएगा। केमिस्ट्री का सर थर्मोडायनामिक्स उल्टा है फिजिक्स। तो एक दो चीजें कन्वेंशन उल्टा है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है, क्योंकि ये मेनली ये पार्ट जो है फिजिक्स का ही है। थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, चूंकि रिएक्शन वगैरह के लिए इंटरनल क्या होता है, लेकिन मेन इसका ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि करके देखते चलते हैं। पहला लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाँ, तीन तरह के सिस्टम है बिल्कुल। एक ओपन सिस्टम, एक ओपन सिस्टम, दूसरा बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, दूसरा बिल्कुल क्लोज सिस्टम, और तीसरा बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों में अंतर बता सकते हो? सर ओपन सिस्टम जो खुला हुआ है। खुला हुआ, ये क्या डेफिनेशन? क्लोज जो बंद है। जैसे सर हम लोग एक कटोरी में पानी है, हाँ, और वो पानी गर्म है, हाँ, और उसका ऊपर का लिड खुला हुआ है, ओपन सिस्टम आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ ऐसा? ये हुआ क्या जो ऐसा? दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। किन दोनों का? हाँ, और वो देखो दो चीजें होती है, एक मास का हाँ मास और एनर्जी दोनों का। और एक एनर्जी का। ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, तो मास एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, मास का नहीं हो रहा। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या बोलते हैं? लिखना है लिख लो, या ऐसे जैसे लिखा है बोर्ड पे ऐसे ही लिख लो। ट्रांसफर ऑफ, इसमें ट्रांसफर ऑफ क्या है? मास एनर्जी बोथ। क्लोज सिस्टम में ओनली क्या है? एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर डजंट टेक प्लेस। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? ना तो एनर्जी ना ही मास। ठीक है, अब बता सकते हैं ओपन सिस्टम मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हुआ। जैसे कि बर्तन है, बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, तो बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है ना, एनर्जी ले रहा है ना। गर्म कर रहे हो तो गैस पे चढ़ाए हो जहां से, तो गैस से गर्म होके क्या हो रहा है? एनर्जी ले रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और मास क्या है? वो वेपर बन के पानी क्या हो रहा है? उठता जा रहा है, मास भी कम होता जा रहा है, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। किसका एग्जाम्पल है? ओपन। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पानी का बोतल फ्रिज में रखे हो, पानी का बोतल फ्रिज में रखे हो, अपने आप देखोगे कल जाके तो ऐसा तो नहीं होगा पानी 1 लीटर भरा था वो आधा लीटर हो जाएगा, रहेगा 1 लीटर ही, तो मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन ठंडा हो गया, ठंडा हो गया मतलब उससे हीट निकला है, तभी तो ठंडा हुआ। गर्म पानी ठंडा हुआ, हीट निकला है, यानी किसका ट्रांसफर हुआ? एनर्जी का। किसका एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम। थर्मस फ्लास्क जो होता है, जो आपका पानी वानी गर्म करते हो, जो गर्म रखते हो, गर्म पानी वगैरह या दूध या जो भी रखना है आपको, तो चाय वगैरह, तो गर्म जो ऑब्जेक्ट रखते हो, गर्म पानी वगैरह रखते हो, थर्मस फ्लास्क, वो कुछ देर बाद आओ जितना उतना ही अमाउंट रहता है, प्लस गर्म भी उतना ही रहता है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, एक रेंज तक है, अलग बात है कि खुद सबका रेंज होता है, कोई 24 घंटे ठंडा रख पाता है, कोई 12 घंटा, कोई 20 घंटा, लेकिन टिल जब तक है तब तक क्या है? आइसोलेटेड। हाँ बोलो। सर आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइडियल आइसोलेटेड, हाँ, आइडियल का मतलब क्या मतलब है? आइडियल का मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तो कोई भी नहीं होगा। क्लोज टू आइडियल कहने से अच्छा बात यह है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में हो, लिमिटेड टाइम फ्रेम में होता है, लिमिटेड टाइम फ्रेम में। क्लोज टू ठीक बात है, लिमिटेड टाइम फ्रेम में जितनी देर तक थर्मस फ्लास्क है, कोई 12 घंटा है तो 12 घंटा का टाइम फ्रेम, 12 घंटा में प्योरली आइसोलेटेड, तो टिल जब तक बोले। ठीक है, तो लिख लो इसमें ओपन सिस्टम का एग्जांपल लिख लो, बाकी कहानी तो लिखा ही है, मास एनर्जी बोथ का ट्रांसफर होता है, कोई लिखाने का मतलब नहीं बनता। जैसे क्या है लिख लो एग्जांपल में, कुछ अलग सा एग्जांपल लिख लो, पतीला उतला तो ठीक ही है। टरबाइन फिजिक्स के हिसाब से लिख लो, टरबाइन, पंप, बॉयलर एटसेट्रा। टरबाइन, पंप, बॉयलर एटसेट्रा। टरबाइन क्या है? टरबाइन जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। देखे होगा कभी वीडियो वगैरह, क्या होता है?
पंखे का ही टेबल फैन या स्टैंड फैन समझ लो, उसका जो विंग्स होता है उसी टाइप का शेप होता है, उसी टाइप का शेप होता है। बस ये क्या पंखे वाला में क्या होता है, उसमें गड्ढा नहीं होता, उसमें चम्मच जैसा गड्ढा होता है। चम्मच में भी वो जो प्लास्टिक टाइप का चम्मच आता है, गोल सा गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा होता है। तो बड़ा सा गड्ढा हुआ, उसमें पानी गिरा उस ब्लेड पे, उसके वजह से क्या होता है, टरबाइन, वो ब्लेड घूमता है, ब्लेड कनेक्ट होता है शाफ्ट से, रॉड से, वो घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, वो 12th का टॉपिक है, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर जाके देखते हैं मैग्नेटिज्म के हेल्प से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो वहां का मामला है। तो खैर इतना सा जानना है। टरबाइन क्या, तो टरबाइन कैसे ओपन सिस्टम है, टरबाइन क्या होता है, उस पर पानी गिराया जाता है, तो क्या हो रहा है, मास जा रहा है, फिर पानी वो गिर के क्या हो चला जा रहा है, तो मास का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, घूम रहा है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी हाइट से गिर रही है, पानी जो डैम वगैरह में गिराया जाता है। पंप भी पानी का एक्सचेंज कर रहा है, हीट एनर्जी भी जा रही है, एनर्जी भी चलाने के लिए चाहिए। बॉयलर में भी दोनों होता है, गर्म भी करता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ रखे हैं, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। मास तो ट्रांसफर नहीं होता, उतना ही अमाउंट रहता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, भले ठंडा हो जाता है, तो रेफ्रिजरेटर। आइसोलेटर का एग्जांपल थर्मस फ्लास्क या इंसुलेटेड फ्लास्क बोलो, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट वाटर इन इंसुलेटेड फ्लास्क, या कोई भी हॉट चीजें, लिक्विड कोई भी, तो इंसुलेटेड फ्लास्क, हॉट वाटर इन इंसुलेटेड फ्लास्क। अच्छा क्लियर है। एक और बताओ मुझे एग्जांपल, यूनिवर्स किस में आएगा? क्यों? इन तीनों में से किस कैटेगरी में आएगा? देखो डेफिनेशन ध्यान से रखो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बात समझा दिया। ओपन सिस्टम जिसमें मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, किसके बीच नहीं हो रहा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं हो रहा। सिस्टम जिसको देख रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ओपन सिस्टम, मास एनर्जी दोनों का हो रहा है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी का हो रहा है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच ना तो मास और का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स के बियॉन्ड तो कुछ नहीं बचता है। जो सिस्टम और सराउंडिंग मिला दोगे तो क्या बनता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ जो देख रहे हैं स्टडी करें इसकी, वो सिस्टम है, बाहरी दुनिया जितनी बची सराउंडिंग है, और दोनों मिल गया तो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स ही सिस्टम हो गया। यूनिवर्स को देख रहे हैं, यूनिवर्स ही सिस्टम हो गया, यानी यूनिवर्स के लिए कोई सराउंडिंग है ही नहीं, तो हीट एक्सचेंज किससे करेगा? किसी से नहीं। तो यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, किस में आ जाएगा? आइसोलेटेड में। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच मास या एनर्जी का ट्रांसफर होने के बेसिस पे ये टाइप्स है। तो तुम्हारा यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ बचता ही नहीं है, तो किसके साथ एनर्जी का ट्रांसफर करेगा? मास का, किसी के साथ नहीं, तो इसीलिए आइसोलेटेड में आता है। ठीक है। इसी तरह से टर्म आते जाएंगे, अभी देखेंगे। देखो एक टर्म, एक है थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, बता सकते हो? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? जल्दी। सर केमिस्ट्री में लगा था लेफ्ट साइड का रिएक्शन और राइट साइड का रिएक्शन के बराबर, क्या बराबर? एनर्जी दोनों का सेम। देखो थर्मो और थर्मल में फर्क है, थर्मोडायनेमिक थर्मल। थर्मो और डायनेमिक बताया था। थर्मो का मतलब टेम्परेचर से लेना देना है, हीट से, और डायनेमिक का मतलब मोशन से लेना देना है। तो जब भी बोला जाए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें तीन बातें होंगी। कौन सा? एक होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों बातें होगी तभी हम किसी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल और थर्मोडायनेमिक में अंतर, थर्मो प्लस डायनेमिक दो से मिलकर बना। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, फोर्स वगैरह के कारण मोशन। हमने शुरू में मैकेनिक्स पढ़ाया था तो फिजिक्स के ब्रांच बोले थे कि तुम डिटेल बताया था फिजिक्स के ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स ब्रांच है, ठीक है ना। तो डायनेमिक्स मतलब मोशन ड्यू टू और फोर्स, इन सब के बारे में, फोर्स के कारण मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ये तीनों बात।
और थर्मल का मतलब केवल टेम्परेचर से। तो लिख लो ए सिस्टम इज सेड टू बी, ए सिस्टम इज सेड टू बी, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ अगर ये तीनों बातें होंगी तभी बोलेंगे। इनमें से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल बोल सकते हैं तीनों का। तो सबसे लिखा है हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिकल का मतलब होता है यहाँ पे, मैकेनिकल का मतलब होता है मैकेनिकल चीजों से, मतलब फोर्स से, प्रेशर से, यानी फोर्स का इक्विलिब्रियम। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। कोई भी लिक्विड या फ्लूइड का फोर्स लगाने का तरीका क्या होता है? प्रेशर एग्जर्ट करके। सबके अपने फोर्स लगाने का तरीका होता है। कोई एम मास है, एक्सेलरेशन से आ रहा है, वो फोर्स लगाएगा एम ए से। कोई तुम्हारा ये है तुम्हारा जाके चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से, बताया है कई बार। तो उसी तरह से तुम्हारा कोई फ्लूइड कैसे प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर एग्जर्ट करता है गिवन एरिया से, उसके वजह से क्या लगता है? फोर्स। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है किसका इक्विलिब्रियम? फोर्स या प्रेशर का, फोर्स या प्रेशर का। तो लिख लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, लिखना इसमें सिंपल ऐसे ही लिखा देता हूं, इक्वलिटीज ऑफ या इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वलिटीज ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, इक्वलिटीज ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर मतलब बोथ साइड रिएक्शन के दो क्या लगना चाहिए? सेम फोर्स या सेम प्रेशर लगे, तो बोलेंगे क्या? तुम्हारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल में लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखो। केमिकल वही केमिस्ट्री के हिसाब से जो बोलते हैं क्या होना चाहिए, दोनों साइड हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं ना, यानी केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो लिखो देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, अच्छा केमिकल कंपोजिशन, देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन there is a uniform chemical composition throughout system and surrounding, throughout the system and surrounding there is a uniform chemical composition throughout the system and surrounding। क्लियर है? तो सिस्टम सराउंडिंग कह रहा हूं, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तीसरा थर्मल, थर्मल का मतलब ध्यान देना किससे है? टेम्परेचर से। थर्मल और थर्मोडायनेमिक्स में अंतर है। थर्मल का मतलब केवल टेम्परेचर से, थर्मोडायनेमिक का मतलब थर्मल प्लस डायनेमिक मोशन भी है, तो मोशन ड्यू टू फोर्स होता है। तो क्या लिखे? थर्मल इक्विलिब्रियम लिखना। टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम टेम्परेचर, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम टेम्परेचर, टू सिस्टम्स are in thermal equilibrium if they have same temperature, if they have same temperature। तो क्लियर बात? तो थर्मल इक्विलिब्रियम केवल बोला जाए तो टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम से लेना देना है, लेकिन थर्मोडायनेमिक बोला जाए तो तीन बातें हैं, टेम्परेचर से लेना देना है, थर्मल इक्विलिब्रियम है वो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, ये तीनों बातें होगी तभी बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है? अब कुछ कुछ टर्म आते हैं बेसिक जानते हैं, जैसे बोलते हैं यहां पे हम प्रॉपर्टी, या इसको दो नाम से देखोगे, वेरिएबल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज, एक ही चीज है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी लिखा मिलता है, प्रॉपर्टीज में। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या प्रॉपर्टीज क्या है बता सकते हो? जैसे एक बताया कई बार, प्रॉपर्टी का मतलब एक आदमी की पहचान कैसे की जा सकती है कि हाइट इतना है, ऐसा आंख है, ऐसा नाक है, फलाना है, ये आदमी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है? तो उसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो जिससे थर्मोडायनेमिक सिस्टम पहचाना जाए, जिन प्रॉपर्टी से, कैसे, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। लिखो द क्वांटिटीज help to study the behavior of
द क्वांटिटीज हेल्प टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हेल्प टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ a thermodynamic system are called thermodynamic variable या property जो लिखना है, are called thermodynamic variables। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सब जो ध्यान दिमाग में आ रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा, जितना चीजें आ रही है सब है, इन सब का हेल्प, जिसके भी हेल्प लिया जाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी में, जिसको भी हम देखते हैं। क्लियर है? तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के भी दो टाइप हैं, कौन कौन से बता सकते हो? ये केमिस्ट्री में हो पढ़े होगे, ये भी प्रॉपर्टीज के कितने टाइप हैं लिख लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के दो टाइप हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक बोलते हैं इंट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। तो दो टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, एक इंट्रिंसिक, दूसरा क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ठीक, क्या है समझा जाएगा। इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं? इन से याद रखना IN से याद रखना है ना, इंडिपेंडेंट। इन से इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है किससे? मास से, और किससे? साइज से, साइज और मास से। लिखो इंटेंसिव में, लिखो इंटेंसिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ, इंट्रिंसिक आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। जो साइज और मास से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। साइज और मास से कोई लेना देना नहीं होता, उससे साइज या मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह हिसाब से चेंज नहीं होता। इसका पहले एग्जांपल लिख लो कुछ, उसके बाद बताएंगे कैसे इंटेंसिव है और इसको पहचानने का आसान तरीका। तो लिख लो एग्जांपल, कुछ लिखो इंटेंसिव। लिखो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। प्रेशर, टेम्परेचर, इस एग्जांपल में इंटेंसिव। टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी एटसेट्रा, ठीक। एक्सटेंसिव में लिखो एक्सटेंसिव, हाँ, आर डिपेंडेंट ऑफ, एक्सटेंसिव आर डिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। ये डिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, डिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। अच्छा, इंट्रिंसिक लिख दिया, इंट्रिंसिक भी होता है ना, इंट्रिंसिक या इंटेंसिव ज़्यादा अच्छा लगे, इंटेंसिव कर लो, एक ही बात है। हाँ, बी कर लो, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है ना, एक्सटेंसिव, बी कर लो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वी कर लो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव ये हो गया डिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल, एक तो मास, खुद मास लिखो, वॉल्यूम लिखो। एग्जांपल मास, वॉल्यूम, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोमा एंट्रोपी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखते हैं, कोमा एंट्रोपी,
कोमा एंथैल्पी, एंट्रोपी कोमा एंथैल्पी, कोमा एंथैल्पी, एंट्रोपी कोमा एंथैल्पी, ENTHALPY, ठीक है ना। अब इनमें धीरे धीरे हम जानते हैं, समझते हैं। अच्छा, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंट्रोपी क्या है हम आगे जाके बात करेंगे। एंट्रोपी होता है, थोड़ा बहुत पढ़े होगे, डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ रैंडमनेस। नेचर में ही पूरा डिसऑर्डर है, चीजों का डिसऑर्डर होना, फैलना, सिंपल किसी भी चीज का क्या है, एंट्रोपी है। जैसे कि कुछ भी है, मान लो चींटियों का झुंड है बहुत सारा, बीच में कुछ हल्का सा पानी दे दिया, सब इधर उधर चल गया, क्या है, एंट्रोपी है। यूनिवर्स में ऑलरेडी चीजें बिखरी हुई है, एंट्रोपी है। कहीं भी आप रूम में, कमरे में सिंपल है, अरेंज कमरा है, अच्छे से किताब उताब है, आप इधर बिखरा दिए, इधर कर दिया, एंट्रोपी है। कहीं भी डिसऑर्डर या रैंडमनेस क्या है, एंट्रोपी है। तो उस पर बात करेंगे आगे जाके। एंथैल्पी क्या है? सर वो हीट का प्रॉपर्टी है सर। एंथैल्पी पे भी बहुत बात नहीं करेंगे, ये U प्लस PV का सम है, देखा जाएगा आगे जाके जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। अब नहीं, H इक्वल टू होता है एंथैल्पी, अभी चूंकि नहीं पढ़े इसलिए बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखो अगर बोल रहे हो तो U प्लस PV, इस टर्म को एंथैल्पी बोलते हैं, इन दोनों के सम को। U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, P यहाँ पे प्रेशर है, V यहाँ पे वॉल्यूम है। दरअसल ये टर्म का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कहने का मतलब कि कोई ये नहीं है कि ऐसा कोई टर्म, जैसे प्रेशर, फोर्स है, सिग्निफिकेंस है, धक्का लग रहा है, प्रेशर है, किसी यूनिट एरिया में धक्का लग रहा है, एनर्जी है, हाँ, कार्य करने की क्षमता है, रेट ऑफ, सॉरी, कैपेसिटी टू डू वर्क, उस तरह से ये कोई टर्म नहीं है। ये दरअसल U प्लस PV बार बार आता था इक्वेशन में जरूरत में, तो उसको एक कंबाइन करके एक टर्म का नाम दे दिया गया, दैट इज एंथैल्पी। तो खैर उस पर बात नहीं करेंगे, ज्यादा पढ़ना भी नहीं, ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा याद रखने के लिए केवल सिंपल सा एक्सटेंसिव याद रख लो, उसके अलावा जितना बचा सब क्या है, इंटेंसिव, ज्यादा आसान पड़ेगा। एक्सटेंसिव में क्या याद रख लोगे, एक तो मास खुद है, मास साइज पे डिपेंड, वॉल्यूम भी है, मास, वॉल्यूम, और क्या बताया, और विस्कोसिटी नहीं है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, दिस दैट, और एंट्रोपी, एंथैल्पी। इसके अलावा जितना बचा सब क्या है, इंटेंसिव। थोड़ा सा अगर 2 मिनट देखना है कैसे साइज या मास पे डिपेंड करता है, तो आसान सा तरीका, क्यों ऐसा हुआ, तो मान लो एक चैम्बर लिया, एक दोनों एक जैसा ही चैम्बर है, ठीक है, एक जैसा ही चैम्बर है, तो मान लो ये प्रेशर P है, यहाँ वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इसमें जो कोई कंटेंट है उसका मास M है, कोई मतलब चैम्बर है उसमें जो गैस है या कुछ है मॉलिक्यूल, उसका कंटेंट क्या है, M है, ठीक। एक काम करते हैं, इस रूम को बीचों बीच डिवाइड कर दिया, इस रूम को बीचों बीच डिवाइड कर लिया, प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर सर हाफ हो जाएगा दोनों का। बहुत सुंदर, प्रेशर क्यों हाथ हो जाएगा, धक्का तो उतना ही लगेगा, प्रेशर सेम रहेगा। वॉल्यूम में क्या फर्क होगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, बीच अगर आग कर दिए तो V/2 हो जाएगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास आधा हो जाएगा। तो साइज हमने चेंज किया, क्या चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या नहीं डिपेंड किया, प्रेशर नहीं डिपेंड किया, टेम्परेचर नहीं डिपेंड किया। तो इस तरह से प्रेशर टेम्परेचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मास, यानी इंटेंसिव हुआ, और वॉल्यूम और मास क्या डिपेंड किया, क्या है, एक्सटेंसिव। तो इस तरह से सिंपल इंटेंसिव एक्सटेंसिव पहचाना जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंसिव क्या है, मास डिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव क्या है, मास डिपेंडेंट है, यानी मास पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मास का टर्म आता होगा, जैसे कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला, एक्सटेंसिव है mgh, अगर उसको एक्सटेंसिव को किसी एक्सटेंसिव से ही डिवाइड कर दिया जाए तो दोनों में डिपेंडेंसी किसका है, मास का है, तो मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी हम बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, मास की डिपेंडेंसी चले जाएगी। तो नोट देके लिख दो, नोट देके लिखो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ratio of two extensive properties is an intensive, two extensive properties is an intensive property, properties। ये चैप्टर आपका आराम से 1 वीक में हो जाएगा, इसमें इस तरह से चीजें आती जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे ग्राफ वगैरह भी बहुत है, तो इतनी बातें क्लियर है। अब क्या है कि एक देख लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज,
स्पेसिफिक तो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। दरअसल यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है स्पेसिफिक किसी भी टर्म को, कोई भी टर्म है, प्रॉपर्टी है, उसको जब मास से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। जैसे क्या है, तुम्हारा बोलते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास कर दोगे, क्या बोलोगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तुम्हारा कुछ है, मान लो कि से एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, मास से डिवाइड कर दिया, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो मुझे एक बात बताओ, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है इंटेंसिव होना चाहिए कि एक्सटेंसिव होना चाहिए? मास में इन्वर्ट का अटैच कर तो ये अभी क्या बताए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो मास से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मास से जब डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। तो अगर मास से डिवाइड कर दिए तो मास की डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई, तो ये इंटेंसिव नहीं बन गया। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव होता है। लिख लो, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, लाइक इंटरनल एनर्जी होती है जो अंदर की एनर्जी, अंदर के मॉलिक्यूल का। डिटेल बात करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बताएंगे। तो अभी जान लो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, कोमा स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोमा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, कोमा स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोमा स्पेसिफिक एंट्रोपी, कोमा स्पेसिफिक एंट्रोपी, कोमा स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, कोमा स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर इनटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर इनटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बोलेंगे तो जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर जनरली ऐसा ही लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं यू से, डिवाइड बाय मास किया, यू बाय एम, क्या हो गया? ये मास की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो ये क्या बन गया है? इंटेंसिव। और यू बाय एम है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। और सिंबल यूज करते हैं स्मॉल से, फिर स्मॉल यू। स्पेसिफिक के लिए जनरली स्मॉल यूज किया जाता है सिंबल। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, सिंबल यूज करेंगे स्मॉल वी, स्मॉल वी। तो इस तरह से बातें हैं, क्लियर है? क्या लिख लिया इधर? अब एक पढ़े होगे, सुने होगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रॉपर्टीज। क्या होता है सर? जो रिवर्सिबल मतलब जो अपने पुराने स्टेट में दोबारा जा सके, वो रिवर्सिबल। ठीक बात है, बात ठीक है, पर और कुछ होना चाहिए कि पुराना चला जाना ही रिवर्सिबल है, या और भी कुछ होना चाहिए? एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो कि नहीं हो? देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है, तो आइडियल प्रोसेस उसको बोलते हैं जहां एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा मतलब कि एनर्जी कहीं से एक्सचेंज नहीं करेगा, यानी जिस प्रोसेस से आया उसी में, जिस पाथ से आया उसी पाथ से वापस लौट जाए, पर ऐसा करने में एनर्जी का कोई एक्सचेंज ना हो सिस्टम सराउंडिंग के बीच, ना तो सिस्टम एनर्जी ले सराउंडिंग से और ना सराउंडिंग को दे, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है ना? तो लिख लो जल्दी से, ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल, लिखना पहले, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक हेडिंग डाल सकते हो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके, उसमें लिखना रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखो, ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस, सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस if it follows the same path, if it follows the same path in reverse direction, मतलब लौटने के समय भी उसी पाथ को फॉलो करे जिससे गया है। सेम पाथ इन रिवर्स डायरेक्शन, सेम पाथ इन रिवर्स डायरेक्शन without leaving any effect, without leaving any effect
without leaving any effect on system, without leaving any effect on system or surrounding. Without leaving, LEAVING, without leaving any effect on system और सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डाले और उसी पाथ से लौटे, ना तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज हो, ना ले ना दे, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सराउंडिंग। रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसी पाथ से लौटेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, अलग अलग टाइप के फ्रिक्शन के नाम के कारण मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का प्रैक्टिकली लॉस होगा। तो रिवर्सिबल एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। फिर पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं कि हमको पता है कि स्टैंडर्ड ये है कि मतलब कोई हीट का एक्सचेंज ना करे आने जाने में, हम इसके कितने करीब पहुंच सकते हैं, जितने करीब पहुंच सकेंगे उतना बेटर है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। आगे जाके हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारा सेकंड लॉ देखेंगे, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट देखेंगे कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जहां हीट का एक्सचेंज ना हो। ऐसा होगा ही होगा, लेकिन फिर भी ये पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए पढ़ रहे हैं कि चलो नहीं होगा पर जितना एनर्जी का लॉस हम कम कर सके उतना बेटर है। तो उस बेटर को अचीव करने के लिए उसके कितने क्लोज हैं करने के लिए रिवर्सिबल पढ़ते हैं। तो नीचे एक लाइन लिख लो, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नीचे लिखो। अच्छा, इरिवर्सिबल किसको बोलोगे? सिंपल है, जो रिवर्सिबल नहीं है वही इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल नहीं है का मतलब क्या है? रिवर्सिबल नहीं है का मतलब कि सेम पाथ को फॉलो ना करे, एनर्जी का लॉस हो, ये इरिवर्सिबल है। तो लिख लो नीचे एक लाइन, एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल is an irreversible process. Any process which is not reversible is an irreversible process. अब एक कॉमन सेंस देख लगाना कि कभी मान लो किसी से पूछ दिया जाए इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे सीधा कि एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज इरिवर्सिबल, क्योंकि हमने रिवर्सिबल की उतनी कहानी लिखाया, उसके बाद बोला कि जो ऐसा नहीं कर रहा है वो है। हाँ, मतलब कहानी की बात समझ रहे हो, कॉमन सेंस कि मतलब किसी से पूछा गया बताओ ऐसे कहीं वाइवा में या लिखने को, बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, बोलोगे जो रिवर्सिबल नहीं है वही इरिवर्सिबल है। तो उसका मतलब नहीं हुआ सेंस। हमने ये इसलिए लिखा कि इतनी कहानी लिख लिया, अब इन कहानी को जो नहीं कर रहा है वो इरिवर्सिबल है। बात समझ रहे हो? बोलोगे सर तो ये लिखाए थे सीधा, हम तो ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, वो वासेपुर वाला ठीक बोला। डेफिनिट का मतलब क्या होला? जो डेफिनिट है वही डेफिनिट, मतलब कुछ तो मतलब होता है। जैसे इसका नाम बबुआ है तो उसका कुछ तो नाम होगा, बोला नहीं ना, जो डेफिनिट है। हाँ चलो, तो हाँ क्या बोला? अब इरिवर्सिबल में वो सब ठीक है, कहानी बनाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए जो चीजें जरूरी है वो लिख रहे हैं। तो देखेंगे अब देखो, इरिवर्सिबल क्या है ना, नेचर में जो चीजें हो रही है, नेचर में ये हो रहा है, रियल वर्ल्ड में भी यही एनर्जी का लॉस होता है। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, हम अचीव करने की क्लोज कोशिश कर सकते हैं पर प्रैक्टिकली आइडियली नहीं होगा एग्जैक्टली। तो नेचर में इरिवर्सिबिलिटी नेचर का गुण है। नीचे लिखो, इरिवर्सिबिलिटी इज अ रूल। नीचे लिखा इरिवर्सिबिलिटी इज अ रूल। रूल का मतलब ये हो रहा है, दिख रहा है, नेचर में चल रहा है, रूल कोमा नॉट एन एक्सेप्शन इन नेचर, नॉट एन एक्सेप्शन इन नेचर, नॉट एन एक्सेप्शन इन नेचर। नेचर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नेचर में चल रहा है, नेचर इसी पे गवर्न है। फुल स्टॉप। ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस, जितनी प्रैक्टिकली चीजें देख रही है वो इरिवर्सिबल ही है। ऑल नेचर में यही है। ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपेंशन, ऐसा बहुत है, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। फ्री एक्सपेंशन सच एज, फ्री बोर्ड पर लिखा एक्सपेंशन, कोमा इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ वायर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ वायर की कहाँ देखते हो? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक चूल्हा, आप रूम हीटर यूज करते हो,
नाइक्रोम। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है पता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब जिसके एक्सपेंशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, मतलब जिसके फैलने में बीच में हवा भी ना आए, वैक्यूम आए, वैसे एक्सपेंशन को बोलते हैं फ्री। मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, मान लो सिलेंडर पीछे जा रहा है, सॉरी सिलेंडर तो वही, पिस्टन पीछे जा रहा है, पिस्टन पीछे जा रहा है, धक्का दे रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, हवा भी यहां तक की नहीं है, वैक्यूम में जा रहा है, ऐसे एक्सपेंशन को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होंगे कि इरिवर्सिबल? जो नेचुरल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि नेचर में आइडियल कॉन्सेप्ट है ना रिवर्सिबिलिटी। नेचर में जो दिख रहा है वो नेचर में क्या हो रहा है? हीट का एक्सचेंज हो रहा है। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं, हवा नहीं चलेगी, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हवा कहां से चलेगी? टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी तो एक जगह हवा गर्म होकर उठती है तो दूसरी जगह हवा भरने आती है, हवा का चलना बंद हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा। तो नेचर में जितनी चीजें हैं, हीट ट्रांसफर के तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सब इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो नीचे लिख लो, ऑल नेचुरल प्रोसेस सच एज कंडक्शन, कोमा कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल नेचुरल प्रोसेस सच एज कंडक्शन, कन्वेक्शन, सब पढ़े हैं, रेडिएशन, एटसेट्रा आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल किस वजह से हैं? क्या कॉज है? कौन सा चीज है जो इरिवर्सिबल बना रहा है प्रोसेस को नेचर में? फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। उसी फ्रिक्शन का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। सॉलिड में जब रबिंग होती है दो के बीच फ्रिक्शन बोलते हैं, वही फ्लूइड के सरफेस के बीच उसी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। उसी का नाम है हवा के केस में एयर रेजिस्टेंस। उसी का नाम है 12th में मैग्नेटिज्म वगैरह में पढ़ोगे तो हिस्टेरेसिस एक आता है। फ्रिक्शन ही है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो लिख लो, फ्रिक्शन इज द main cause which make process irreversible, ठीक है। नीचे एक लाइन लिख लो, इरिवर्सिबल, एक लाइन लिख लो। तो फिर रिवर्सिबल पढ़ते क्यों? पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमको पता तो हो कि आइडियल कितना है, किसके क्लोज जाना है हमको। तो लिख लो नीचे, रिवर्सिबल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अदर एक्चुअल प्रोसेस। तो एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी सब इस चैप्टर में काफी था, शुरुआत में यही सब डील होगा। एक और कॉन्सेप्ट आज बता के आज फिर रहने देंगे, कल फिर इससे आगे कुछ कॉन्सेप्ट और फिर थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह सब आएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक चीज बता देता हूँ लास्ट, इन्हीं सबसे रिलेटेड है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है बहुत स्लो, मतलब या तो रुका हुआ या इतना स्लो कि जिसके होने का पता ही ना चले। तो क्वासी का मतलब होता है नियरली स्टैटिक, लगभग रुका हुआ। कोई प्रोसेस इतना स्लो हो कि जिसके होने का ही पता ना चले, उसको क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। जैसे आप डिके वगैरह जानते होगे, कार्बन डिके जो होता है, सब्सटेंस का डिके होता है। पेड़ पौधे गिरे हैं, पेड़ पौधा गिर गया, क्या देखोगे? कल देखोगे वहां पे वो दब के पेड़ खत्म हो गया, काट को ले गया, धीरे धीरे कई हजारों लाखों साल लगता है, तो फिर जमीन के अंदर दमता है, कोयला या फसल फ्यूल वगैरह बनते हैं। कंप्रेशन किस लेवल का मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो एक दिन में ये प्रोसेस नहीं होता पूरा डिकम्पोजिशन। पहले कई दिनों तक पत्ते जाएंगे, फिर उसके टहनी जाएंगे, सेल्यूलोज डिकम्पोज होगा। तो इस प्रोसेस का होना आपको डेली नहीं पता चल रहा है कि जाके देखा रे पेड़ साफ हो गया। इतना धीरे हो रहा है पर होने का पता ना चल रहा है। जैसे कि मान लो नेट में देखते हो आजकल हरा बनता है या पहले ही बनता है, डाउनलोड होता है ऐसे गोल सा ग्रीन कलर का बनता है, कुछ डाउनलोड होता है। वो नेट मतलब बहुत ज्यादा स्लो है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो बहुत ज्यादा स्लो है, इतना स्लो है कि आप उसको देखने बैठोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं कि बढ़ भी रहा है। कभी फील किए हो? अगर बहुत स्लो नेट है, पहले ज्यादा स्लो था, तो तेज स्पीड हो गया है तो उतना नहीं पता चलता है। तो बहुत स्लो अगर रहेगा नेट तो आपको वो जो घूमेगा ना, या फाइल का साइज बहुत बड़ा घूमेगा तो आपको बराबर देख रहे हो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, 2-4 घंटे बाद घूम के आओगे लगेगा हाँ खिसका यहाँ से यहाँ, लेकिन लगातार बैठ के देखते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो खिसक भी रहा है।
थोड़ा बहुत घंटे की सुई आप समझ सकते हो, हल्का मिनट और सेकंड। अच्छा, बीच में रुक गया था वीडियो। और अच्छा, मुझे भी पता नहीं था, मैं साइड पे लेक्चर स्टैंड के पास खड़ा था तो आवाज आ रही है, मेरा चेहरा ही गायब था, तो बीच में आके बोल देते हैं। तो क्वासी स्टैटिक बात कर रहे थे, मतलब प्रोसेस इतना स्लो हो कि होने का पता ना चले। थोड़ा बहुत आप समझोगे, जैसे घड़ी की सुई, सेकंड वाला तो आपको फिर भी दिख जाएगा, लगातार देखते रहोगे पता चलेगा, मिनट वाला भी फील होगा, घंटे वाला आप लगातार फोकस करो घड़ी पे, आपको घंटा का सुई पता नहीं चलेगा खिसका। हाँ, कुछ देर बाद घूम के आओगे, लगेगा यहां से यहां पहुंच गया। तो बहुत स्लो प्रोसेस हो, इतना स्लो हो कि इसके होने का पता ना चले, उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। तो लिख लो जल्दी से, क्वासी स्टैटिक में लिख लो जल्दी से। ए प्रोसेस विच इज कैरीड आउट, a process which is carried out, a process which is carried out in a infinitely very slow manner। इनफाइनाइट दोनों तरफ यूज होता है, ऐसा समझना कि इनफाइनाइट बड़े में यूज होता है, इनफाइनाइटली बड़ा भी होता है, इनफाइनाइटली छोटा भी होता है। तो इनफाइनाइटली वेरी स्लो मैनर, क्योंकि नंबर लाइन पे भी देखते हो ना, इन्फिनिटी कहां जाता है, 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी भागता है, माइनस इन्फिनिटी भी भागता है, तो इन्फिनिटी दोनों सेंस में होता है। इन्फिनिटली वेरी स्लो मैनर, अगर बहुत स्लो मैनर में होगा तो उसके पीछे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बहुत कम होगा। विथ स्मॉल ड्राइविंग फोर्स, ब्रैकेट में लिखना, वेरी स्लो मैनर विथ स्मॉल ड्राइविंग फोर्स, यानी उसको जो ड्राइव कर रहा है, जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, वो बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा। इन्फिनिटली स्लो मैनर विथ, लिखा है बोर्ड पे, स्मॉल ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, नीचे लिखना, द सिस्टम चेंजेस इट्स वेरिएबल्स, द सिस्टम चेंजेस its variables, the system changes its variables, वेरिएबल्स बताया था, तो इसके वेरिएबल क्या है, ब्रैकेट में लिखना, जैसे प्रेशर P V T, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लो P कुछ V T, तो इसके वेरिएबल भी क्या होंगे, बहुत धीरे धीरे चेंज होंगे। P V T वेरिएबल्स, P V T ब्रैकेट क्लोज, so slowly that it remains, so slowly that it remains in thermal and mechanical equilibrium, remains in thermal and mechanical equilibrium, thermal and mechanical equilibrium, थर्मल बताया था, टेम्परेचर से लेना देना, टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम से, और मैकेनिकल फोर्स एंड प्रेशर के इक्विलिब्रियम से, थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग थ्रू आउट, विथ इट्स सराउंडिंग थ्रू आउट। जरा जल्दी से खत्म करते हैं इसी कहानी। तो क्वासी स्टैटिक बता रहा था, तो लिख लो, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, लिखो जल्दी से नीचे, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हाइपोथेटिकल मतलब बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन कुछ तो टाइम ले रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इसलिए हम होने का नहीं कर रहे हैं। मान लो ठीक है, सब्सटेंस डिके हो रहा है, पेड़ पौधे, फॉसल फ्यूल, जीव जंतु सब डिके हो रहे हैं, लाखों साल ले रहा है, पर लाखों तो ले रहा है ना। तो तुम्हारे घड़ी की सुई लगातार देखते रहोगे, ये वाली आवर घंटे वाली, तो आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन खिसक तो रहा है ना। तो ठीक है, इसलिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। नीचे एक लाइन लिख लो, बस खत्म करें। फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, frictionless quasi-static process, frictionless quasi-static process is a reversible process, frictionless quasi-static process is a reversible process, यानी बहुत स्लो प्रोसेस हो, frictionless quasi-static process is a reversible process। अगर बहुत स्लो प्रोसेस हो और फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो, एक्सचेंज ना हो रहा, तो वैसे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, उसको रिवर्सिबल भी बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है जो कि फ्रिक्शनलेस हो। तो इतनी कहानी थ्योरी आज रहने देते हैं, काफी कुछ देखा, कल फिर आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे।